भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा करने के पश्चात अब ज्योतिष की बात हम कर रहे हैं। ज्योतिष शब्दशार्थ जिनके विमानों में ज्योति है ऐसे और उन विमानों में रहने वाले देवों को ज्योतिष जाति के देव कहते हैं। 5 भेद बताए गए हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। सूर्य एक है, चंद्र एक है, ग्रह होते हैं 88, नक्षत्र होते हैं 28 और तारे होते हैं 66,975 कोड़ा कोड़ी। एक चंद्र संबंधी, ये नवीन बात है, कल बात नहीं हुई थी। एक सूर्य, एक चंद्र, 88 ग्रह। हम कितने देखते हैं? ये ज्योतिष लोग कितने देखते हैं? 12 ग्रह देखते हैं। अपने यहाँ पर 88 ग्रह है, उनका विस्तार तिलोय पन्नति आदि आदि में होगा, त्रिलोकसा तिलोय पन्नति में। लेकिन 88 ग्रह और 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी मतलब क्या? 66,975 लिखिए, ओके। उसके आगे 14 जीरोस, 14 शून्य लगाने हैं। इतने सारे तारे, तारे प्रकीर्णक, प्रकीर्णक तारे मतलब क्या? एक देव संबंधी, ये तो एक विमान संबंधी। और प्रश्न है कि ये गिनते आएंगे क्या? गिनो ना, किसने नहीं कहा है? गिनने की मना क्या है? अरे तारे जमीन पर लाते हैं और ज्ञान में सब हो सकता है। हर दूसरी बात तो केवल ज्ञान नहीं है, सब देख कर ही तो जाना है। वो बिना जाने देखे वो कुछ जान नहीं सकता ना, मतलब कह नहीं सकता। तो अपने आप जो है उसकी बात चलती है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय बनने वाला है आगे। पहले तो ये पक्का कर दे, एक चंद्र जो इंद्र है, एक सूर्य वो प्रति इंद्र है, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, ओके। ये एक चंद्र के परिवार संबंधी, एक चंद्र का परिवार है, इतने सारे सब, ओके। अब अपने जम्बूद्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्र है? तो कह रहे 2 सूर्य और 2 चंद्र है, ठीक है। इसका मतलब वो जो आंकड़ा था 66,975 कोड़ा कोड़ी प्लस 116 या 118, कितना है? 88 प्लस 28, 116 प्लस 2, 118 बराबर। तो ये पूरा क्या है? एक परिवार के क्या है? ये तो मात्र सदस्य है, मतलब विमान है, इतने विमान। और एक एक विमान में कितने देव रहेंगे वो अलग बात है, वो तो असंख्यात की ही बात है। एक बात और, ये भवनवासी के भवनों में भी कितने देव रहते? एक भवन में असंख्यात देव। व्यंतरों के भी एक भवन में असंख्यात देव रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे द्वीप समुद्र में भवन या फिर पहाड़ों पर, पेड़ों पर और कहाँ है? अपने खर भाग की ये चित्रा पृथ्वी में भी है। चलिए, वो तो अपनी हो चुकी बात है। वर्तमान में अपन ज्योतिषियों की बात कर रहे हैं। क्या अभी जो बताया वो सूर्य और चंद्र दोनों मिलके हैं। एक चंद्र संबंधी ये पूरा परिवार की बात चल रही है। आपका प्रश्न क्या है? तो उसमें सूर्य भी देना है कैसे? हाँ है ना, सूर्य ये प्रति इंद्र, मैं वही तो कह रहा हूँ, सूर्य प्रति इंद्र है और चंद्र यह इंद्र है, ठीक है। हाँ, जैसे व्यंतरों में और भवनवासियों में क्या था? दक्षिणेंद्र, उत्तरेंद्र प्लस
एक इंद्र, एक प्रति इंद्र, ये दोनों के एक एक प्रति इंद्र, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था नहीं। यहाँ पर एक चंद्र वो इंद्र होगा और सूर्य जो होगा वो प्रति इंद्र होगा। ठीक है। अब विशेष बात ये है, ये कौन सा चंद्र का इंद्र अपने भरत क्षेत्र में इसमें आएगा, तो एक चंद्र और एक सूर्य का इंद्र यहाँ पर समोशरण में आएगा। वैसे ही वहां पर भी एक चंद्र और एक सूर्य का इंद्र वहां पर ऐरावत में भी वह समोशरण में आ सकता है। और विधेय में अकॉर्डिंगली क्या है, एक चंद्र और एक सूर्य का यथा योग्य उनमें क्या है, वैक्रिक शरीर बनाने की सामर्थ्य है, तो अपने आप आ सकते, कितने ही आ सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, एक प्रश्न है कि इनकी गलियां कैसी है। तो गलियां जो है ना, अपने को कैसे विचार करना है कि एक सर्कल निकालना, ठीक है, लेकिन सर्कल निकालेंगे गोल गोल होगा, तो अपने आप में ऐसा विचार करना कि सर्कल को एक थोड़ा सा आउटलेट है और उस आउटलेट से बराबर दूसरी गली में गया है। पूरा सर्कल होगा लेकिन उसको एक आउटलेट होगा और आउटलेट से अगली गली में गया है, ऐसा अपने को इमेजिन करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा कोई ये जितने भी चित्र है ना कर्णानी योग में, ये सब इमेजिनरी है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे। वहां पर जाकर वो चार क्षेत्र या उनकी भीतिया कह रहा हूं, उनकी गलियां ऐसी होगी जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं, इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब क्या है कि एक सर्कल होगा और अगली गली में जाने के लिए बराबर एक ऐसा पैसेज होगा जिसको लेकर बराबर अगली गली में जाएगा। वो पूरी गली घूमी तो फिर से एक पैसेज बाहर की गली आकर अगली गली में जाने के लिए होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप इमेजिन कीजिए ना, जैसे वो चकली होती है ना, चकली बटन का भी गेम होता है, और चकली होती है ना, चकली कैसे होती है, एक सर्कल हो गया पूरा, और जैसे ही वो सर्कल पूरे होने को आता है तो इमीडिएटली अगला राउंड मारना चालू हो जाता है, फिर और बाहर और बाहर और बाहर। अभी इसमें इतना ही इमेजिन करना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, मतलब चकली में क्या है कि वो बराबर लगकर अपन करते हैं, और उसमें क्या करना है, थोड़ा सा बाहर ऐसा गैप रखकर, मतलब कितना, जो कोई कल अपन ने गैप देखा था वो भी गलियों में, वो गैप 2.25 योजन का, जो 2.25-3 योजन का जो गैप है लगभग अप्रोक्सीमेट, तो वो उतना गैप अपने को रखकर अगली गली में जाना है। तो इमेजिन कीजिए एक चकली, और बराबर वो ऐसी बाहर जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार ये गलियां होगी। हाँ, अब आगे बात करते हैं। अपने जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है। लवण समुद्र में कितने होंगे? तो कहते दुगने। दुगने क्यों? सब लवण समुद्र डबल है। तो दुगने मतलब क्या? 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। अब वो कैसे होंगे? तो कह रहे उनके भी वलय होंगे, ठीक है, वलय होंगे लवण समुद्र में भी। ओके, देखो कल अपनी बात चल रही थी कि लवण समुद्र के सूर्य और चंद्रमा हमको कैसे दिखाई देंगे। हम तो धात्विक खंड में ही इमेजिन कर रहे थे। आज देखो एक बात क्लियर हो गई, लवण समुद्र में भी सूर्य और चंद्रमा है, और जम्बूद्वीप के भी 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। तो ऐसा हो सकता है क्या, लवण समुद्र के सूर्य और जम्बूद्वीप का सूर्य वही एक ही लाइन में होंगे, उस समय में अपने को 2 सूर्य दिख सकते हैं क्या? बिल्कुल दिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि 2 सूर्य आज के वैज्ञानिकों को दिख गए, तो बिल्कुल संभव है ये इस प्रकार लवण समुद्र के सूर्य हमको दिखाई दे सकते हैं। आगे
लवन समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। अपने को काउंट करना है 2.5 द्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा है, और लगाते जाना है। एक चंद्रमा संबंधी वो परिवार 66,975 कोड़ा कोड़ी प्लस 118, ये इतना अपने को एक चंद्रमा संबंधी परिवार। अभी जम्बूद्वीप में ही 2 हो गए, लवन समुद्र के 4 हो गए, मतलब इंटू 4 हो गया उसका मल्टीपल। पहले के 2 और ये 4, मतलब इंटू 6 हो गया मल्टीपल। अब आ जाइए आगे, आगे कितने होंगे? आगे इसमें धातकी खंड में 12 है, 12 लवन समुद्र। हाँ 12 नहीं नहीं नहीं, ऐसा है नहीं नहीं नहीं, 4 और 2 कितने? 6। तो अभी यहाँ ऐसा कोई निश्चित ये दिया नहीं है कि क्रम जो है ना, ये मानुषोत्तर के बाहर वो क्रम आएगा, वो मैं समझाऊंगा। अभी इतने है अवस्थित, सो उसका ऐसा कोई नियम नहीं कि ये डबल डबल करते जाइए। फिर भी धातकी खंड के 12 है। ओके, कालोदधी में कितने हैं? 42 सूर्य और 42 चंद्रमा, कालोदधी समुद्र। ठीक है, धातकी खंड क्या था? धातकी खंड मतलब जम्बूद्वीप का अगला खंड, वहां पर कितने हैं? 12 सूर्य और 12 चंद्रमा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कौन सा सूर्य आता होगा, कौन सा सूर्य दिखाई देता होगा। मतलब आप थोड़ा सा नहीं, हमको क्या है, हमको 2 सूर्य में ही तकलीफ हो रही थी यहाँ पर कि ये सूर्य और ये सूर्य एक साथ में आए तो क्या, राइट। अब वहां पर कितने हैं? 12 सूर्य है, एक ही लाइन में, एक ही ऑर्बिट में 12 सूर्य है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, अब सोचिए जरा कि कौन से सूर्य का प्रकाश, मतलब एक सूर्य गया नहीं तो अगले सूर्य का बराबर प्रकाश चालू हो गया, वो गया नहीं तो अगले सूर्य का प्रकाश चालू हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं। हमको मालूम है धातकी खंड इससे कितना बड़ा है, तो इस न्याय से वहां पर सूर्य को भी गमन करने में टाइम ज्यादा लगता होगा। ओके, और एक विचारणीय बिंदु, वहां का जो मेरु है, उस मेरु को, हाँ नहीं, मेरु को नहीं प्रदक्षिणा, ये सुदर्शन मेरु को ही प्रदक्षिणा देने वाले होने चाहिए। ठीक है, मैं अभी तक क्लियर नहीं है ये पॉइंट कि वहां के मेरु को प्रदक्षिणा देते हैं या अपने सुमेरु को प्रदक्षिणा देते हैं, ये कंफर्म करूंगा मैं आपको पॉइंट। ओके, कालोदधी में हो गए 42। अब पुष्कर अर्ध में, पुष्कर अर्ध मतलब मानुषोत्तर पर्वत के अंदर, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर 72 है, 72 सूर्य और 72 चंद्र। ठीक है, मात्र पुष्कर अर्ध में 72 है। ओके, हाँ, अभी इनका जोड़ लगाइए, टोटल कीजिए, 2 + 4 + 12 + 42 + 72 कितने हो रहे हैं? 132 है क्या? 132, 132 आ रहा है क्या किसी को? 132, हाँ, 2.5 वीक में 132 चंद्र और 132 सूर्य आते हैं। ओके, अब इनको कितना लगाना है? एक चंद्र का परिवार, उससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 132 इंटू वो परिवार, मतलब वो संख्या। तो इतने ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि सब यहां पर इतने 2.5 द्वीप में ही है। ओके, अब आगे का कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मानुषोत्तर पर्वत खत्म हो गया। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जो बचा हुआ पुष्कर अर्ध है, उसका कितना थिकनेस है? तो कह रहे 8 लाख योजन है। 8 लाख क्यों? टोटल 16 लाख था ना,
16 लाख योजन का था पुष्करवर, उसका आधा किया तो कितना हो गया, 8 लाख बचा, क्योंकि 8 लाख अंदर गया है, 8 लाख बाहर। तो अब 8 लाख में 8 वलय कीजिए, कितने करने हैं, 8 वलय। वलय मतलब एक ऑर्बिट, एक गोल ऑर्बिट, ठीक है। अब वहां पर एक एक ऑर्बिट में इसमें कितने थे, पुष्करार्ध में 72, तो उसका दुगना कीजिए, मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना। 8 लाख योजन है तो 8 लाख योजन का आधे योजन पर पहला, फिर 1 योजन पर दूसरा, फिर 2 योजन पर तीसरा, फिर 3 योजन पर चौथा, फिर 4 योजन पर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे 8 वलय हो जाएंगे, गोल 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 गोल। वलय मतलब वर्तुल, ओके। तो प्रत्येक वलय पर, अभी यहां पर सूर्य चंद्रमा है, प्रत्येक वलय पर याद रखना, पूरे पुष्करार्ध की बात नहीं कर रहा, पुष्करार्ध में कितने होंगे अभी आपने को ढूंढना पड़ेगा फिर, लेकिन प्रत्येक वलय पर अब चंद्रमा सूर्य कितने हैं, अभी 144, 144 पहले वलय पर है। पहले वलय पर कितने हैं, 144। कैसे निकाला, कह रहे हैं ये पुष्करार्ध का जो कितने थे, 72 का दुगना कर दीजिए, कितना हो गया, 144 पहले वलय पर। दूसरे वलय पर 4 का जोड़ कर दीजिए, 4 + 4 मतलब कितने हो गए, 144 सूर्य और 144 चंद्रमा। इतने ही नहीं है, वो बाकी पूरा परिवार जोड़ लेना, मैं तो सूर्य चंद्रमा की बात करूंगा, उसमें ये गर्भित समझना बाकी का परिवार। 148 सूर्य 148 चंद्रमा का पूरा परिवार दूसरे वलय में, तीसरे वलय में और 4 ऐड कीजिए, 152, चौथे में और 4, 156, पांचवें में और 4, 160, बराबर है ना, 160 और 4 ऐड कीजिए, 164, छठवा हो गया, और सातवें में 168 और आठवें में 172। मतलब पुष्कर अर्ध जो बचा है उसमें ही 8 वलय किए, 8वें वलय में 172 सूर्य और 172 चंद्रमा, 7वें में 168। अभी इनका सब जोड़ लगाइए, कितना बड़ा फिगर हो रही है। आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, हमने सबसे पहले अपन एक विचार कर रहे थे कि सबसे ज्यादा देव कौन से प्रकार के देव सबसे ज्यादा है, तो हमने देखा था कि ये ज्योतिष के देव सबसे ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है इसका आपको एक प्रमाण मिल जाएगा, ओके। क्यों, एक चंद्रमा संबंधी 66,975, बराबर, 66,975 कोड़ा कोड़ी, अपन वो 118 छोड़ देते फॉर अ टाइम बीइंग। ये एक सूर्य संबंधी। अब आप जोड़ लगाते जाइए, कितने हो गए होंगे, ओके। अभी तक पुष्करार्ध का संख्यात ही फिगर है, अभी तक असंख्यात नहीं आई है, ओके। अब आगे अगला पुष्करार्ध खत्म हो गया, अब पुष्करोद समुद्र हुआ। पुष्करोद समुद्र का क्या करना, तो कह रहे हैं कि इसके पहले वलय में कितने सूर्य होंगे, तो कह रहे हैं जो पुष्करार्ध का बाहर का, मानुषोत्तर के बाहर का पहला वलय था उसमें कितने थे, 144, उसके दुगने सूर्य चंद्रमा पुष्करार्ध के पुष्करोद समुद्र के पहले वलय में मिलेंगे। लेकिन साहब वलय कैसे निकालना, हाँ बिल्कुल सही, तो कह रहे पुष्करोद समुद्र का व्यास कितना है, तो कह रहे हैं कि 128 लाख योजन का उसका व्यास है, और उसको लाख से भाग दीजिए तो कितने वलय होंगे, 128 वलय आए। तो 128 वलयों में, प्रत्येक वलय में यहां पर क्या करना, एक मिनट मैं कंफर्म करूं, थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होना, एक मिनट। हाँ,
देखो, हाँ, फिर से ये पुष्करवर्ग समुद्र की बात करेंगे। पुष्करवर्ग समुद्र का कितना है, उसका 32 लाख योजन है। मैंने 128 कहा, 32 लाख योजन का वो उसका थिकनेस है। ओके, तो टोटल 128 जा सकता है, लेकिन मात्र पुष्करवर्ग समुद्र 32 लाख योजन का है। तो 32 लाख योजन के कितने वलय होंगे, 1 लाख से भाग दीजिए तो 32 वलय हो गए। तो पुष्करवर्ग समुद्र में 32 वलय हो गए। ओके, अब 32 वलयों में पहले वलय के कितने, ये पहले निकालना। वो कैसे निकालना, वो कह रहे पुष्करार्ध का जो पहला था ना, मानुषोत्तर के बाद में जो पहला वलय था, उस वलय के जितने सूर्य और चंद्रमा है उससे बराबर दुगने यहां पर पुष्करवर्ग समुद्र में के पहले वलय में होंगे। तो पहले में यहां पर कितने थे, 144। 144 का दुगना कितना हो गया, 288। 288 सूर्य और चंद्रमा पुष्करवर्ग समुद्र में होंगे। अब पुष्करवर्ग समुद्र में कितने वलय है, 32 वलय है। अब 4-4 ऐड करते जाइए, अगले वलय में 4 ऐड करते जाना है। तो 288 प्लस 4 292। अब कितने वलय है, 32 वलय। तो कितना आगे जाएगा, तो लास्ट वलय में 576, कितना 500 500 नहीं, 1 मिनट, कितना आ रहा है, कोई कर रहा है क्या। तो 288 से आगे 4 ऐड करते, 32 32 वलय है ना, तो पहले में 292। अभी ये एक प्रोग्रेशन की बात हो, 412, करेक्ट 412 आ रहा है। ओके, तो 412 आएंगे 32वें वलय में। अब उसके आगे का द्वीप कौन सा है, समुद्र खत्म हो गया। अब वारुणिवर नाम का चौथा द्वीप है, उसका विस्तार कितना है, तो 64 लाख योजन का है। तो 64 लाख योजन का विस्तार, इसका मतलब क्या, वलय कितने होंगे, लाख से भाग दीजिए, 64 वलय होंगे। तो अब यहां के वलय ये कैसे निकालने, तो 288 का दुगना कितना हो गया, 576 576 सूर्य और चंद्रमा उसके पहले वलय में होंगे। अब फिर से 4 बढ़ाते जाना। ओके, तो ऐसा करते करते, ये तो चौथे में ये हालत है, चौथे में ये हालत है। कितने द्वीप समुद्र है, कितने द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र। लेकिन असंख्यात कौन सा लेना, उद्धार पल्य का अद्धा पल्य, उद्धार पल्य लेना या अद्धा पल्य लेना, हाँ, उद्धार पल्य लेना। और कितने उद्धार पल्य प्रमाण है, 25 उद्धार पल्य प्रमाण है क्या, ये द्वीप समुद्र की संख्या। तो आप सोचिए 25 उद्धार पल्य मतलब इतने असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो कितने, और उसके एक एक वलय करते जाएंगे अपन, जितना लाखों में विस्तार है उसका एक एक वलय में कितने सारे सूर्य चंद्रमा होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस ब्रह्मांड में, अर्थात ये एक राजू के अंदर की बात है, कितने सूर्य चंद्रमा होंगे, अर्थात वो उनका परिवार होगा। तो अपने आप में कितने ज्योतिष विमान है, और जितने ज्योतिष विमान, इसका मतलब मैक्सिमम लोग जो देव आयु को जाते हैं वो कहाँ जाते होंगे, ज्योतिष विमानों में। समझ में आया, हाँ, ज्योतिष विमानों में जाकर आयु बहुत कम है वहां पर, अपन आयु देखेंगे आगे, पल्यों में है, बस पल्यों में, ज्यादा आयु नहीं है ज्योतिष विमानों में, लेकिन है तो यहाँ पर इतने समय, लेकिन सबसे ज्यादा देव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक विमान में कितने देव
यहाँ पर भी असंख्यात की ही बात है। एक मिनट, मैं जस्ट कंफर्म करता हूं आपको। संख्यात है या असंख्यात है, मैं पहले बोलूं। देखो, हर एक विमान की साइज भी अलग अलग है ना, तो उसमें रहने वाले देव की संख्या भी हीनाधिक हो सकती है। अ, 16 पेज पर क्या आया है, पढ़िए। विमान को चलाने वाले देवों की संख्या नहीं, उसमें रहने वाले देवों की संख्या चाहिए अपने को। एक मिनट, चंद्रमा का परिवार, चंद्रमा और सूर्य संबंधी देवी आ गई। पेज नंबर 15 पर देखिए, चंद्रमा की पहली गली, सूर्य 184 गली है, ठीक है। हाँ, देवों की संख्या यानी ये चलाने वाले देवों की संख्या है, 15 पेज पर है ये। हाँ, ऐसा कोई बात इसमें तो नहीं आई है, मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, चलिए अब इन विमानों का आकार कितना है, मतलब कितना व्यास है, ये भी समझते हैं। देखो, ये समझ में आया क्या, कितने अभी त्रिलोकसार या तिलोपन्नति में तो अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र में कितने मतलब सूर्य चंद्रमा होंगे उसका भी आंकड़ा दिया है। आंकड़ा इस प्रकार है, जगत श्रेणी। अभी जगत श्रेणी मतलब क्या, जगत श्रेणी मतलब 7 राज्यों को 7 राज्यों में जितने प्रदेश आते हैं आकाश के, उसको कहते हैं जगत श्रेणी। ओके, जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय 28। जगत श्रेणी मतलब 7 राजू, एक सीधी लाइन निकालेंगे 7 राजू, तो जितने प्रदेश है 7 राज्यों में जितने प्रदेश आएंगे, कितने आएंगे, असंख्यात। ओके, अरे असंख्यात तो ये घनांगुल को भी असंख्यात कहते हैं अपन। अंगुल जो है ना, अंगुल ये इतना होता है, उसका असंख्यात भाग भी है ना, असंख्यात होता है। मतलब अपनी उंगली का असंख्यात भाग वो भी असंख्यात प्रदेश है। तो ये जगत श्रेणी के प्रदेश कितने होंगे, असंख्यात ही है। उस असंख्यात को 28 से डिवाइड करना और उसमें 75,000 का जोड़ करना, 75,000 का जोड़ देना, इंटू 9/1,00,000। ये जो फिगर है, इतने स्वयंभू रमन समुद्र के सूर्य पहले वलय के सूर्य और चंद्रमा की राशि है, संख्या। अब पहले की है, अंतिम की बोलो, अब 4 ऐड करते जाओ उसमें, तो वो अंतिम का भी आ जाएगा। समझ में आया। तो ये जगत श्रेणी बटे 28 प्लस 75,000 योजन ब्रैकेट क्लोज इंटू 9/1,00,000, ये इतना राशि सूर्य चंद्रमा की स्वयंभू रमन समुद्र के पहले वलय की है। और अंतिम वलय की, अब आप सोचो, आधा राजू आपको आगे ऐड करते जाना है, तो ये कितना होगा, समझ में आ रहा है, आधा राजू प्रमाण। हाँ जी, केवल ज्ञान का नहीं, ये असंख्यात है ना, असंख्यात होने से ये अवधि ज्ञान का विषय और अवधि और मनपर्य ज्ञान का विषय बन जाएगा, ठीक है। अर्थात अवधि मनपर्य ज्ञान यहां से लेकर वो स्वयंभू रमन में स्थित कोई देव होगा, उस देव के मन में स्थित पदार्थ और मन का विकल्प, ये दोनों जान सकता है। ये मनपर्य ज्ञान की ताकत। ओके, एक विशिष्ट की जान सकता है, तो ये मनपर्य ज्ञान की ताकत। और ये असंख्यात की फिगर है ना, तो असंख्यात ये अवधि मनपर्य का विषय होता है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और आगे, हाँ, एक अपने को व्यास देखना था ना, व्यास व्यास, एक मिनट। देखो हाँ जी, हाँ, ये देखो अभी सूर्य चंद्रमा में जो ढाई द्वीप में सूर्य चंद्रमा है ना, वे नित्य गमन कर रहे हैं, अर्थात वे चक्रे लगा रहे हैं, अर्थात उनका परिवार भी, हाँ, मतलब तारों का भी अपना एक ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में तारे भी घूमते हैं, लेकिन इनमें कुछ तारे होते हैं जिनका नाम है ध्रुव तारे। ये ध्रुव तारे अवस्थित है, ये हिलते नहीं है। ढाई द्वीप में भी होंगे तो ये हिलते नहीं है। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ढाई द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्रमा की क्या हालत है? ढाई द्वीप के बाहर के सूर्य चंद्रमा अवस्थित है, अर्थात सूर्य का प्रकाश जहां पर पड़ता है वहां पर दिन, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े वहां पर रात्रि। ऐसी ही व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो ढाई द्वीप के बाहर की ऐसी बात है, वहां पर वे सूर्य चंद्रमा गमन नहीं करते, अर्थात उनका परिवार भी गमन नहीं करेगा। लेकिन ढाई द्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा मेरु को प्रदक्षिणा देते हैं। हाँ जी, आगे देखो, यहां पर एक बात आई है, ढाई द्वीप के बाहर सभी सूर्य चंद्रमा तारे स्थिर ही है, ध्रुव है। मैं जैन भूगोल से पढ़ रहा हूं। ढाई द्वीप में, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर होगा मेरे ख्याल से 190 के आसपास होना चाहिए। ओके, एक मिनट मैं चेक ही करूंगा। हाँ, 189, 188 पेज पर है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, ढाई द्वीप के बाहर सभी चंद्र सूर्य तारे स्थित ही है, ध्रुव है। ढाई द्वीप में चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तथा तारे अपने अपने चार अर्थात भ्रमण क्षेत्र में घूमते हैं, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। अब कौन सा मेरु ये कथन नहीं किया। मेरु का 10,000 योजन का व्यास छोड़कर उसके आगे 1121 योजन की दूरी पर ये सभी पाए जाते हैं। उसके आगे मतलब ये व्यास है, आप ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो ये मेरु, ओके, ऐसा मेरु, ओके, और मेरु से बराबर 1121 योजन की दूरी, ओके, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऊपर से देखने पर। तो ये क्या है, ये 1121 योजन की दूरी पर ये सभी पाए जाते हैं। कितना दूर है ये भी बताया। इनमें से जो तारे हैं वे कितने ही भ्रमण करते हैं, कितने ही स्थिर है अर्थात ध्रुव है। उन ध्रुव तारों की संख्या इस प्रकार है, जम्बूद्वीप में कितने हैं 36, लवण समुद्र में 139, धातकी खंड में 1010 ध्रुव तारे, कालोदधी समुद्र में 41,120, पुष्करार्ध द्वीप में 53,230 आदि आदि। ओके, हाँ, देखो देखो यहाँ पर एक बात आ गई है, इंपॉर्टेंट बात, अपने वो प्रश्न था उसका समाधान। धातकी खंड और पुष्करार्ध के पूर्व और पश्चिम भागों के ज्योतिष विमान अपने अपने अर्ध भाग में ही गमन करते हैं। मतलब क्या, शॉर्ट आप थोड़ा सा विचार कीजिए, ये ओवल जैसे गमन करेंगे, ओवल, ऑलराइट। अपने यहां पर क्या था, गोल था, राइट, जम्बूद्वीप गोल थाली के आकार का था, लेकिन वहां पर सुमेरु है और मेरु को ऐसे प्रदक्षिणा दे रहे हैं। तो अपनी अपनी उनकी विशिष्ट गलियां होगी,
लेकिन वे ओवल ऐसे घूमेंगे, मतलब उनकी लंबाई ज्यादा होगी, ओके, और विड्थ में वो कम होंगे। विड्थ में कितना है? विड्थ में वहां पर धात की खंड है ना, तो कितने लाख योजन है? 4 लाख, 1, 4, 5 और 4 दूनी 8, मतलब धात की खंड 8 लाख योजन वाला है। तो 8 लाख योजन में उनका घूमना होगा ऐसा, और 4 लाख नहीं, विड्थ 8 लाख योजन की है, 8 लाख योजन की विड्थ है, और ऐसी लंबाई तो ज्यादा होगी ना। सरकमफ्रेंस अगर आप विचार कीजिए तो कितना बड़ा चार क्षेत्र होगा, बहुत बड़ा चार क्षेत्र होगा। तो क्या कह रहे हैं, देखो सुनिए अभी, पश्चिम भाग के ज्योतिषी विमान अपने अपने अर्ध भाग में गमन करते हैं, और पूर्व भाग के ज्योतिष विमान अपने अपने अर्ध भाग में गमन करते हैं। अर्थात यहाँ के विमान वहां नहीं जाएंगे पूर्व में, और पश्चिम के विमान पूर्व में नहीं आएंगे, ओके। मतलब ये उन मेरु को ही प्रदक्षिणा देते हैं। मतलब जम्बूद्वीप के जो सूर्य चंद्रमा के विमान है, वे सुमेरु को ही प्रदक्षिणा देंगे। पूर्व धात की खंड के जितने भी सूर्य चंद्रमा है, वे पूर्व को ही प्रदक्षिणा देंगे। मतलब पूर्व मेरु कौन सा है वहां का? विजय मेरु। और पश्चिम धात की खंड में अचल मेरु, ठीक है। और पश्चिम पूर्व पुष्करार्ध में कौन है? वैजयंत मेरु। और पश्चिम पुष्करार्ध में है विद्युन्माली मेरु। तो उनके मेरु को ही वे प्रदक्षिणा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो 72 है, पुष्करार्ध में कितने हैं? 72। इसका मतलब 36 इस मेरु को प्रदक्षिणा देंगे और 36 उस मेरु को प्रदक्षिणा देंगे। तो इतनी सी बात है, ओके। तो एक महत्वपूर्ण बात अपने सामने आ गई कि ये जो है प्रदक्षिणा उन पर्टिकुलर मेरु को देंगे, सुमेरु को नहीं देंगे, ओके। सुमेरु को अगर प्रदक्षिणा देते तो क्या तकलीफ आती, कोई बताएगा? अरे एक साइड वालों को प्रकाश ही नहीं रहता, समझ में आ रहा है क्या? दूसरे साइड वालों को प्रकाश रहता है, लेकिन एक साइड को ऐसा प्रकाश, क्योंकि उसकी गली अलग टाइप की होती ना, तो वो गली ऐसी यहां पर नहीं संभव, ओके। चलिए, प्रश्न है? कोई बोला नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, रोमन समुद्र में इतने असंख्यात सूर्य और चंद्रमा है, तो प्रकाश भी बहुत दिव्य रहता होगा। हाँ, देखो ऐसा है, अभी नंदी जी, अभी एक एग्जाम, अभी थोड़ा सा आपने पूछा ही है तो मैं आपको थोड़ी और जानकारी दूं। देखो कितने ही मतलब नंदीश्वर द्वीप के आगे एक अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणवर द्वीप है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वहां पर अभी कितने सूर्य चंद्रमा होंगे? बहुत होंगे, लेकिन वहां पर एक तम नाम का स्कंद है। तम नाम का स्कंद मतलब क्या कि वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब उस समुद्र में अंधेरा ही अंधेरा है। अब वहां पर ये ज्योतिष विमान नहीं है क्या? ज्योतिष विमान है, लेकिन क्या व्यवस्था है हम नहीं बोल सकते। एक बात तो ये हो गई। अब आपका प्रश्न ये है कि असंख्यात सूर्य चंद्रमा है, तो वहां पर कितना प्रकाश होगा? हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आधा राजू एकमात्र स्वयंभू रमन समुद्र का है। आधा राजू अपने आप में बहुत बड़ा जगह है। अरे आपने यहाँ पर ये इतना सा 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, उसमें इतनी व्यवस्था है। वो आधा राजू की व्यवस्था में तो कितने सारे असंख्यात भी लगे तो कम ही है, ये समझना है, ओके। ये 2 सूर्य चंद्रमा आपने 1 लाख योजन को भी
ठीक से प्रकाश दे नहीं पा रहे, मतलब कहीं अंधेरा कर रहे, कहीं उजाला कर रहे हैं। वहां असंख्यात भी है, तो वो कितना बड़ा है, वो असंख्यात गुना बड़ा भी होगा ना अपने जम्बूद्वीप से। ये भी तो विचार करना, असंख्यात गुना बड़ा है अपने जम्बूद्वीप से, तो अपने कितने ही जम्बूद्वीप के सर्कल वहां पर बैठ जाएंगे, तो भी तो असंख्यात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और ऐसा होते हुए भी वहां पर ऐसी भी कोई जगह होगी जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा ही होगा। ठीक है, ये भी हमको स्वीकार करना। ब्लैक होल बोलते हैं वही है। ब्लैक होल तो ये अपने यहाँ पर बरमुडा ट्रायंगल में है। ब्लैक होल देखो, अभी थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। आपने ये बिंदु छेड़ा तो एकदम से मेरे ज्ञान में आया, क्या ऐसा संभव है क्या ये पाताल होगा यहाँ पर, मतलब कोई चीज खींचती होगी, खींची जाती होगी, ऐसा भी संभव है। ओके, मतलब जहां पर अमावस्या की अवस्था जैसा कुछ होगा तो वो पानी खींचता है अंदर, तो हो सकता है वो ब्लैक होल, मतलब ये पाताल जैसी कोई व्यवस्था होगी। ओके, अपन तो अनुमान कर रहे, होगा नहीं होगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मतलब वहां पर आती हुई कोई भी चीज आकर्षित होती होगी, ऐसा कुछ होगा। अभी अपन नहीं कह सकते। अभी बीच में एक नहीं क्या, एक विमान भी था, वो टेक ऑफ कर गया और कहाँ गया वो पता ही नहीं है, उसके अवशेष भी कुछ मिले नहीं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, होता होगा, मालूम नहीं। सब अनुमान के विषय है, अभी अपन क्या बताए। देखो, चंद्राधिक विमानों के वाहक देव कौन कौन है? वाहक मतलब अभियोग्य जाति के देव है, तो कह रहे हाथी, सिंह, हाथी, वृषभ और घोड़ा, अश्व, अश्व के आकार। ठीक है, वे 4 दिशाओं में 4 रहते हैं। ओके, अब यहां पर चंद्र और सूर्य विमान के वाहक देव प्रत्येक में 16,000 है। अभी क्या कहा, सूर्य और चंद्र में दोनों में क्या है, 16,000, 4 4 4 4। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4 हजार देव है। ग्रहों में कितने हैं, 8,000, मतलब 2 हजार देव है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में। नक्षत्रों में कितने हैं, 4 हजार देव है अभियोग्य जाति के। और तारकाओं में कितने हैं, 2,000 देव है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अभियोग्य, खाली घूमते रहना। ओके, हाँ, और एक बात, अब ये घूमते रहने वाले अभियोग्य जाति के देव कहाँ होंगे, प्रोबेबली अभी ये यही पे, जो जहां पर घूमना होता है वहीं पर ही अभियोग्य ज्यादा होंगे। ओके, आवाज आ रही है मेरी? देखो, आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। The microphone is not working. Okay. आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ भाई। ओके, चलिए। अब देखो, चंद्र के, देखो अब इन आयु का प्रमाण देखते क्या है। चंद्र की आयु है 1 पल्य प्लस 1 लाख वर्ष। सूर्य की आयु है 1 पल्य प्लस 1,000 वर्ष। बृहस्पति की आयु है 1 पल्य। बुध, मंगल और शनि की आयु है आधा पल्य। ठीक है, पल्य ये आयु में है, आयु को यहाँ पर उद्धा पल्य में लेना है, सॉरी अद्धा पल्य में, आई एम वेरी सॉरी, अद्धा पल्य मतलब आयु का जो है कर्म स्थिति वो अद्धा पल्य है, और द्वीप समुद्र है वो उद्धार पल्य में होता है। ठीक है,
अब देवांगनाओं की आयु क्या होती है? देवांगनाओं की आयु अपने देव के आयु के आधे भाग होती है। मान लो ये 1000 वर्ष की देव की आयु होगी, एग्जाम्पल है, इतनी कम होती नहीं है, कम से कम वो 10,000 वर्ष होती, वो भी व्यंतरों में होती। यहाँ तो पल्यों में है, तो पल्य का भी आधा भाग इमेजिन करना। ओके, उनकी आयु पूर्ण होने के बाद तो चंद्र तो उधर ही रहता होगा, नहीं देव हाँ विमान वही उधर ही रहता। हाँ, नहीं देखो, अभी यह क्या होता है व्यवस्था, आयु पूर्ण हो गई, तो आयु पूर्ण हो गई तो इमीडिएटली वह वैकेंसी तैयार हो गई, तो यहाँ से किसी जीव ने बराबर परिणाम किया और वहां पर वो वैकेंसी फिल कर देते हैं। मतलब जितनी संख्या वहां पर है वो संख्या निश्चित ही रहती है, वो कहीं ना अधिक नहीं होती है। हाँ, उसमें अंतराल जो है मैक्सिमम कुछ ऐसा कुछ अंतराल है, डिफाइंड अंतराल है, उससे ज्यादा वेकेंट नहीं रहती है पोजीशन। मतलब मान लीजिए कि यहाँ के किसी जीव को वहां जाने में, यहाँ की आयु पूर्ण होने में कुछ टाइम है और उसका उधर जाना नक्की हुआ है, तो उतना काल जो यहाँ से आयु पूर्ण करके वहां जाए, उतना काल वो वेकेंट रह सकती है। हाँ, रह सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कुछ समय में होगा, समय नहीं है ये, समय में नहीं वही तो कह रहा हूँ, समय नहीं। मान लो मतलब ये दिनों में भी चल सकती है ये, अभी एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता, लेकिन इट कैन बी समय, अंतर मुहूर्त या मुहूर्त या फिर दिन में भी जा सकता है ये। मतलब इतना ट्रांजिशन वो वहां पर वो पोजीशन रिक्त रही, ऐसा संभव है। ठीक है, अभी जो यहाँ से चंद्रमा दिखता है वही चंद्रमा, वो भी दो होते हैं क्या फिर? बराबर, दो है, दो। फिर अभी जो साइंस बता रहा है हम चंद्रमा पे जाके आए, तो सही नहीं? हाँ, यही तो है। देखो ना, आप विचार कीजिए कि साइंस कितने दूर उनको मान रहा है, संख्या डिस्टेंस में मान रहा है, अपन योजनों में देख रहे हैं कितना दूर गया है। तो अपने आप में ये, और ये सुमेरु पर्वत के से 121 योजन की ऐसा चौड़ाई में दूरी पर है, और अपने यहाँ से हाइट पर चंद्रमा है लगभग 880 योजन के हाइट पर, तो अपने आप में ये काफी दूर है। तो ऐसा संभव नहीं। और ये, अरे यहाँ से कोई भी चीज बाहर जाने के लिए वैसे संभव नहीं है। ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई व्यंतर या देव आकर इसको फेंक दे, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। आज के मतलब इस पंचम काल में तो ये संभव नहीं है। आज हम देख रहे हो भरत क्षेत्र का ही आकाश देख रहे हैं। हाँ, अभी अपन जो देख रहे हैं ये भरत क्षेत्र का ही आकाश दिखाई दे रहा है। राइट, बराबर। ओके, मुझे एक्चुअली ना इनके साइज देने थे। क्या है भैया जी? हाँ, देवों की आयु ना, विश्व हिमालय की? हाँ, तो ज्योतिष की आयु बताई ना, आयु पूछ रही ना। हाँ, ये ज्योतिष जो चंद्र सूर्य की आयु है 1 पल्य प्लस 1 लाख वर्ष, इतनी आयु है यहाँ पर। बहुत कम आयु है, 1 लाख वर्ष। बहुत छोटी आयु है। तो कितनी चाहिए तुमको? कभी भी देखो 1 लाख। नहीं, अन्य देवों की अपेक्षा सागर सागरों में आयु है। हाँ, सागर। अभी जैसे 16वें स्वर्ग की देवी है, उनकी आयु कितनी है? 55 पल्य है, 55 पल्य, और ये 1 पल्य। अरे 1 पल्य अपने आप में असंख्यात वर्ष है। ऐसा होते हुए भी 55 पल्य को पूरा होने में कितना समय लगने वाला है? तो उस अपेक्षा ये 1 पल्य मतलब बहुत कम आयु हुई।
अरे एक पल्ले की आयु तो आपने यहाँ का जगन्य भोग भूमि वाला जीव जी लेता है, तो फिर भोग भूमि और इसके समान हो गई, मतलब वैसे सुख में क्या फर्क आया? उल्टा अपना भोग भूमि का जीव ज्यादा सुखी बोलना। फिर एक मिनट, अभी हाँ, अब और थोड़ा सा विचार करना है। ये ग्रह की बात चलती है ना, तो क्या ये ग्रह हमको प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा उहापोह करते हैं। देखो, अपने आप में ये ज्योतिष विमान है, और विमानों में एक देव नहीं रह रहा है, विमानों में अनेक देव रहते हैं। ओके, तो हम जो कह रहे हैं कि शनि, वैसे शनिश्चर मतलब मालूम है? शनिश्चर मतलब जो धीमी गति से चलता है उसको शनिश्चर कहते हैं। मंगल मतलब जो आग है, उसका नाम ही आग है, तो अंगारा ऐसा नाम है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये इनके नाम के अनुसार, जैसे गुरु है, गुरु नाम का ग्रह है तो उसको बृहस्पति भी कहते हैं, बस एक नाम है वो। तो देव बृहस्पति, उसको भगवान करना नहीं है। ओके, या वो गुरु मतलब जैसे हमारा लौकिक गुरु वैसा वो गुरु है, ऐसा नहीं। क्योंकि आप थोड़ा सा इन यहाँ ज्योतिष विश्लेषण जो करते हैं ना, देव गुरु बृहस्पति अब आपके राशि में आने वाले, तो ये कहना इनका जो प्रयोजन होता है ना, ये वो अखंड विमान आया है, राइट? तो अखंड विमान के ऊपर से वहां तो एक देव नहीं है, अनेक देव है। तो अनेक देव है, उसमें से कौन सा देव हमको प्रभावित करेगा? प्रश्न एक। दूसरी बात, वो खाली सबका डेटा रखता बैठेगा या वहां के विषय भोग करेगा? थोड़ा सा विचार करना कि हमको प्रभावित करना या हमको सुखी दुखी करने का ही उसके पास काम या कॉन्ट्रैक्ट है क्या? पहले ये समझे। वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो नहीं है तो वो हमको सुखी दुखी कैसे कर सकता है? हम कहते हैं ना कि शनि की 7.5 लग गई, तो शनि की 7.5 लग गई या शनि की ढैया लग गई आदि अपन जो कहते हैं, इससे सचमुच हम प्रभावित नहीं होते। हम प्रभावित अपने कर्म के उदय के अनुसार होते। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, उसमें यह है कि कोई ज्योतिष विमान किसी विशिष्ट एंगल में होता है तो वो एक गणितीय व्यवस्था है कि उसके अनुसार ब्रह्मांड में अर्थात अपने मनुष्य लोक में क्या क्या उलथा पुथल होने वाली है, ये उसकी एक गणितीय विश्लेषण है। इसका मतलब वो कराते ये बात नहीं है, ये एक साइंस है, मैथ्स के माध्यम से ऐसा अनुमानित कैलकुलेशन है। ओके, इसका मतलब वो करते ये बात नहीं, ऐसा होने वाला है उस समय में उन ग्रहों की अर्थात वे विमानों के जो वक्रता है या एंगल है वो उस टाइप की होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके, और विचारणीय बात देखो, ये वक्र क्यों होते हैं? वक्र मतलब उनके एंगल टिल्ट क्यों होते हैं? टिल्ट होने के लिए ना, वे अभियोग्य जाति के देव जो उनको गमन करा रहे हैं ना, हाँ, देखो आपने हमेशा सुना होगा कि अब की संक्रांति ये घोड़े के मुख से आई है, अब की संक्रांति सिंह के मुख से आई है, अब की संक्रांति बैल के मुख वाली है। बैल के मुख वाली है मतलब क्या? जो अभियोग्य जाति के बैल नाम के वृषभ नाम के अभियोग्य जाति के देव होंगे ना, वे सबसे आगे आए हैं पोजीशन में और वे अगली गली में जा रहे हैं, तो उसको लेकर ये उस मुख की है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या कहना है, तो इनकी पोजीशन या इनकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, और जब ओरिएंटेशन चेंज होती है तो वक्रता आ जाती है, डिग्री में टिल्ट हो जाती है,
तो उसको लेकर फिर ये ग्रह की व्यवस्था चेंज होती है और उसी समय में अपने यहाँ पर भी ऐसे उलथा पुथल होते हुए दिखाई देते हैं। अब एक बात ये हो गई, देवों में अब ये चंद्र में जो ग्रहण लग गया उसका क्या है, तो ये भी विचार करते हैं। देखो, एक केतु नाम का ग्रह है, केतु, ठीक है। वो केतु नाम का ग्रह जब चंद्रमा और पृथ्वी अर्थात अपने पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और ये गोचरीय व्यवस्था इसको लेकर ग्रहण माना जाता है। ग्रहण मतलब क्या कि अंधेरा हो गया, उसकी प्रकाश, उसकी द्युति हम तक नहीं पहुंची, इसको ग्रहण लग गया, रुकावट हो गई, उसको ग्रहण कह रहे हैं। अर्थात इसमें ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जिसको लेकर अन्यमती जो सूतक पातक मानते हैं या फिर उनके भगवान के ऊपर आँच आ गई है और वे मातम जैसा एक मनाते हैं, स्नान आदि करते हैं, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। और इसमें क्या होता है, मात्र केतु ये काला ग्रह है और केतु बीच में आने से वो बराबर उसकी प्रभा रुक जाती है। अब देखो, केतु के भी अभी यहाँ पर ना दो ये बातें दी जाती है, थोड़ा सा विचारणीय। केतु है ना, दो प्रकार के केतु कहते हैं। एक जो केतु है वो, मैं केतु कह रहा हूं क्या? अरे केतु ये सूर्य के लिए रुकावट है, ये चंद्र के लिए बाधक राहु है। राहु काले वर्ण का है, थोड़ा सा प्लीज आपके इसमें चेंज करना। राहु है ना, राहु ये चंद्र को आड़ आता है तब जाकर ये चंद्र ग्रहण होता है। वो सूर्य ग्रहण के लिए वो केतु की बात होगी। चंद्र के आड़ में आता है। अभी क्या है, राहु भी दो प्रकार के हैं, एक दिन राहु और एक पर्व राहु। क्या कहा? दिन राहु और एक पर्व राहु। दिन राहु क्या करता है, जैसे चंद्र की कला एक एक से घटती जा रही है, ये किसकी वजह से? ये दिन राहु की वजह से। और पर्व राहु जो होता है ना, पर्व राहु वो क्या होता है, वो अखंड ही बीच में आ गया तो उसको लेकर यहाँ पर पर्व अर्थात ग्रहण लग गया तो उसको वो कारण पर्व राहु समझना चाहिए। ठीक है। अब पर्व राहु से क्या होता है, ग्रहण अल्प समय के लिए होता है, लेकिन ये जो दिन राहु जो होता है वो उसकी कला धीरे धीरे उसको कवर करते जाता है। ठीक है। और एक बात, जैसे समय कितना हो गया है, समय तो हो गया है, चंद्रमा की अभी चर्चा बाकी है। चंद्रमा की भी गलियां कितनी है ये भी समझना है। तो कह रहे कि चंद्रमा जितना सूर्य का 4 क्षेत्र है, 4 क्षेत्र मतलब हमने देखा था 180 योजन अंदर और 330 योजन बाहर, मतलब कितना 510 योजन का टोटल 4 क्षेत्र है। तो उतना ही चंद्रमा का भी 4 क्षेत्र है। लेकिन चंद्रमा की गलियां कितनी है? सूर्य की गलियां थी 184 थी और उसमें 183 दिन उसको लगते हैं। 184 गलियां और उसको दिन लगते हैं 183। तो चंद्र की कितनी है? चंद्र की है मात्र 15 गलियां है। ठीक है। तो 15 गलियां है तो, और इसको दिन कितने लगते? 1 माह। 1 माह में क्या करता है, ये 15 गलियां कवर हो जाती है। ठीक है। तो ये चंद्रमा को लेकर ही पक्ष चलते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष ये चंद्रमा को लेकर ही हुए हैं। 15 दिन के लिए वो प्रतिपदा से पौर्णिमा तक ये शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष, ऐसे पक्ष ये चंद्रमा संबंधी चलते हैं। ओके।
प्रत्येक चंद्रमा, प्रत्येक सूर्य सबके ऊपर जिन बिंब है और वहां के देव उन जिन बिंबों के दर्शन करते हैं। ओके, चलिए रुक जाते हैं, और कुछ विशेष होगा तो मैं देखूंगा और अपनी चर्चा चलती रहेगी। चक्रवर्ती ये जिन बिंब के दर्शन देते हैं। हाँ, अब देखिए एक विचारणीय बिंदु है। चक्रवर्ती 2 बार दर्शन करते हैं। एक तो सबसे पास में आया है वो उस दिन, वो कौन सा दिन होता है? कर्क संक्रांति का दिन, अर्थात वो श्रावण मास की जो कर्क संक्रांति। और एक तो सबसे लंबा गया है वो मकर संक्रांति का दिन, उस दिन भी वो दर्शन करता है। तो इस न्याय से सबसे अंदर में भी दर्शन कर रहा है, सबसे बाहर भी दर्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बीच वाले अवसरों में भी कर सकता है, लेकिन नियोग ऐसा है कि इन 2 दिवसों पर वे दर्शन करते ही करते हैं। ओके, जो कथन आया है सो उसके अनुसार आपने को समझना। हाँ जी, और कोई प्रश्न? अब 2-3 बातें हैं, ये नक्षत्र की भी देखेंगे, अधिक मास का भी एक विषय है वो भी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए।